गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू दी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी की स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होंगी और आप रिवीजन भी बराबर से करते हुए चल रहे होंगे। आज की वीडियो की बात करें तो आज की वीडियो में हम डिफरेंस देखेंगे फ्री ट्रेड और प्रोटेक्शनिज्म में। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता होगा कि हर कंट्री के लिए ट्रेड करना कितना ज़रूरी है। क्योंकि वो आइसोलेशन में नहीं एग्जिस्ट कर सकती। हर कंट्री के बाद ज़रूरी नहीं है कि सारे रिसोर्सेज और मटेरियल हो। बहुत सारे रिसोर्सेज के लिए वो दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंड करती है, क्योंकि हर कंट्री की हर चीज़ बनाने में एक्सपर्टीज़ नहीं होती। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि अगर वो खुद की कंट्री में बनाए, या तो उसके लिए रॉ मटेरियल नहीं है या फिर वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं, तो इसलिए वो दूसरे कंट्रीज़ पे डिपेंड करती है, यानी कि वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। तो अब ट्रेड की बात करें तो ट्रेड के दो टाइप होते हैं। एक तो होता है फ्री ट्रेड और एक होता है प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड। फ्री ट्रेड जैसे हम नाम से ही समझ रहे हैं, मतलब फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड। एंड प्रोटेक्शनिज्म में हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अपने कंट्री के ट्रेड को। वो सब कैसे करते हैं अब हम आने वाले स्लाइड में पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो फ्री ट्रेड से। फ्री ट्रेड, एज द नेम सजेस्ट, मीन्स फ्री एंड अनइंटरप्टेड ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज विदाउट एनी स्टीप टैरिफ्स, ड्यूटीज एंड कोटाज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज़ अ ट्रेड दैट फ्लोज विदाउट एनी हिंड्रेंसेस। जैसे मैंने आपको बताया था, फ्री ट्रेड मतलब एकदम फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड होगा। कोई आने या जाने पे, मतलब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पे किसी भी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई ड्यूटीज़ नहीं लगाई जा रही, कोई टैरिफ्स नहीं है, कोई कोटाज नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ये टैरिफ्स और ड्यूटीज़ हैं, ये कई एक तरीके के हिंड्रेंसेस ही तो हैं। मान लीजिए कि अगर मेरी कंट्री क्रूड ऑयल इंपोर्ट करती है, ठीक है, और अगर इसका इंपोर्ट फ्री ट्रेड में है, तो मतलब जितना मर्जी चाहूँ मैं इंपोर्ट कर सकती हूँ, क्योंकि कोई रुकावट नहीं है सरकार के द्वारा। तो अगर मैं अंत में देखूँगी तो क्या हो रहा है, मेरे इंपोर्ट बिल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, कोई लिमिटेशन नहीं लगाई। जो चाहे कोई भी कंपनी इसका जितना भी अमाउंट इंपोर्ट कर सकती है। तो उसके अपने कुछ एक प्रकार के डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो भी हम देखेंगे। बट फ्री ट्रेड में ये हो रहा है कि जितना मर्जी चाहें आप सामान मंगवाएं, जितना मर्जी चाहे सामान भेजें। तो मैं बात कर रही थी कि किस तरीके से कोई ड्यूटी हिंड्रेंस होती है। तो मान लीजिए अगर इस पर 8% ड्यूटी लगा दी गवर्नमेंट ने, तो हो सकता है कि कुछ फर्म्स पीछे हट जाएंगी इसको इंपोर्ट करने से और कोशिश करेंगे कि वो यहीं पे ही उसका प्रोडक्शन कर सके, क्योंकि 8% ड्यूटी देना भारी पड़ सकता है। कुछ टाइम बाद ऐसा हो कि सरकार को क्रूड ऑयल का ट्रेड रेगुलेट करना है, तो वो इस पर ड्यूटी का जो रेट है वो बढ़ा के 20% कर दें। तो इससे क्या हो रहा है, सरकार रेगुलेट कर रही है ट्रेड को। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो ड्यूटी करे इंक्रीज़ कर देगी 8% से 20%, तो बहुत सारी फर्म्स को इससे नुकसान होगा। वो स्टॉप कर देंगी क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करना। तो ये सब जो ड्यूटीज़, टैरिफ्स और कोटास होते हैं, ये गवर्नमेंट यूज़ करती है हिंड्रेंसेस क्रिएट करने। हिंड्रेंसेस मतलब बाधा या रुकावट टू free trade. So free trade is largely a theoretical concept, as no country would allow trade to flow freely since it could cause damage to their own domestic industry. ये जो concept है यूजली ये एक theoretical concept है, मतलब ये सिर्फ थ्योरी या किताबों में ही एग्जिस्ट करता है। असल में कोई भी ऐसा कहीं पे नहीं होता कि कोई कंट्री फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड अलाउ करे। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा कर देंगी तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सब क्रूड ऑयल मंगाने लग जाएंगे, या फिर कोई और भी इक्विपमेंट्स या कोई भी कुछ भी इंपोर्ट करने लग जाएंगे। अंत में क्या होगा, इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं वो डिप्लीट कर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति ना हो, तो इसलिए कोई भी जो कंट्री है उसकी गवर्नमेंट फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड अलाउ नहीं करती। किसी ना किसी प्रकार के हिंड्रेंसेस या मतलब टैरिफ्स, ड्यूटी और कोटास, हो सकता है ज़्यादा या कम, लेकिन वो अप्लाई ज़रूर करती है। सो इन रियल सेंस देयर इज़ नो फ्री ट्रेड दैट एग्जिस्ट. There will always be some duties or taxes that will be imposed on inflow and outflow of goods. Though there are free trade agreements signed between the countries to reduce the duty, taxes, quotas on the member nations. अब क्या होता है फ्रेंड्स, एक चीज़ होती है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। अब उसमें भी जो ये होता है, उसमें मान लीजिए 2 या उससे ज़्यादा कुछ कंट्रीज़ मिलके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करती है।
उसमें भी फ्री ट्रेड अलाउड नहीं होता, उसमें कुछ सेट अग्रीड टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिस पे वो मेंबर नेशंस डिसाइड करते हैं कि इन टर्म्स एंड कंडीशंस पे ही ट्रेड होगा। मान लीजिए कि 5 कंट्रीज़ हैं ABCDE, इन्होंने मिलकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये जिसको FTA बोलते हैं वो साइन किया, और इसके अंतर्गत इन्होंने ये डिसाइड किया कि हमारी 5 कंट्रीज़ में जितना भी ट्रेड होगा सो एंड सो प्रोडक्ट का वो 5% से ऊपर रेट पे नहीं होगा, या फिर वो ज़ीरो रेट पे होगा, बट उसमें जो ज़ीरो रेट पे ट्रेड होगा उसमें गुड्स डिफाइंड होंगे कि ये गुड्स पे ही 0% ड्यूटी लगेगी, बाकी जो ट्रेड है उस पे तो एज़ पर लॉ या गवर्नमेंट ने जो डिसाइड कर रखा है उतना ही ड्यूटीज़ एंड टैरिफ चार्ज होंगे। तो अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे भी एकदम ज़ीरो ड्यूटी या ज़ीरो 100% फ्री ट्रेड नहीं है, कुछ ना कुछ तो रिस्ट्रिक्शन है ही है। तो एक फ्री ट्रेड और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में फ्रेंड्स डिफरेंस होता है। फ्री ट्रेड तो मतलब फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड जिसमें कोई भी किसी भी तरीके की बाधा या रुकावट नहीं है, लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो मेंबर नेशंस डिसाइड करते हैं। इन सच काइंड ऑफ एग्रीमेंट ड्यूटी आर चार्ज बट एट एन pre-agreed rate which is lower than the usual one, but there is no such situation where the trade exists without any restriction, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। ऐसी कोई स्थिति नहीं होती जहाँ पे ट्रेड एग्जिस्ट करेगा विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। हाँ, ड्यूटी लगेगी लेकिन कम रेट से लगेगी। ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे जो कि बात करती है प्रोटेक्शनिज्म के बारे में। प्रोटेक्शनिज्म जैसे नाम से समझ रहे होगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। Trade protectionism is a policy that protects domestic industry from unfair competition from the foreign ones. Protectionism politically motivated defensive measure. In short run, it works, but it is very destructive in long term. It makes the country and its industries less competitive in the international trade. ये कैसे होता है, क्यों होता है, मैं आपको बताती हूँ। और ज़रूरी ही नहीं है प्रोटेक्शनिज्म एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड मेजर हो। कई बार अपनी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी गवर्नमेंट को प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स का यूज़ करना पड़ता है। मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा MRI होता है, MRI मशीन। तो इंडिया में जो MRI मशीन है वो बाहर से इंपोर्ट होती है। क्यों? क्योंकि इंडिया में फर्स्ट तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है इसको प्रोड्यूस करने की, और सेकंड अगर बनती भी है तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है। ये ऑलरेडी ये मशीन 2 करोड़ प्लस या उसके अराउंड आती है, और इंडिया में अगर ये प्रोड्यूस करे तो उससे भी ज़्यादा महंगी पड़ती है। तो यहाँ पे जो डायग्नोस्टिक्स लैब हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो बाहर से एंड यूजुअली चाइना से ही इसको इम्पोर्ट करें। तो अगर आप शॉर्ट रन में देखें तो ये तो बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। क्यों? क्योंकि अब इतनी जल्दी तो हो नहीं सकता कि अगर इंडिया में कॉस्ट 4 करोड़ है तो वो एकदम से 2 करोड़ हो जाएगी। तो शॉर्ट रन में तो हम सबको, यहाँ के जो सिटीजन्स हैं कंट्री के, उनको फ़ायदा हो रहा है कि भाई अगर मशीन सस्ती है तो डेफिनेटली जो लैब टेस्टिंग है वो भी सस्ती होगी। तो शॉर्ट रन में बहुत फ़ायदेमंद है ये इकोनॉमी के लिए कि लोगों की जाँचें जो है और लोगों के टेस्टिंग है वो बहुत कम रेट में हो सकती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम कोई इंडियन इंस्टॉल्ड मशीनरी लगाते हैं। बट अगर इसको लॉन्ग रन में देखें तो इंडिया तो कभी MRI मशीन इतनी एफिशिएंटली बना ही नहीं पाएगी कि उसकी कॉस्ट कम करे। भाई अगर बनाएगी तभी तो कॉस्ट धीरे धीरे करते कम होगी। बट अगर हम इंपोर्ट करते रहे बाहर से ज़िंदगी भर MRI मशीन, तो जो इंडियन MRI मशीन्स हैं वो कभी भी फॉरेन मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगा तो उसकी कॉस्ट हमेशा ज़्यादा ही रहेगी और कभी भी वो फॉरेन मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाएगी, या अपनी डोमेस्टिक मार्केट में ही कभी कम्पीट नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि उसके सामने हमेशा लो कॉस्ट चाइनीज़ मशीन्स खड़ी हैं। सो ये तो हो गया इनका शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन का एस्पेक्ट। कई बार फ्रेंड्स ऐसा भी होता है कि जो फॉरेन कंट्रीज़ होती हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को डंप करती हैं दूसरी कंट्रीज़ में। फॉर एग्जांपल चाइना का ही लेते हैं फिर से। वहाँ पे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो बहुत सस्ते बनते हैं और वहीं से वो बहुत ही सस्ते दामों में यहाँ इंडिया में उनको डंप करते हैं या बेच देते हैं। तो क्या होता है, अगर आप जाएंगे मार्केट और एक इंडियन बल्ब है और चाइनीज़ बल्ब है तो आप चाइनीज़ बल्ब को प्रेफरेंस देंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही, अगर आप कॉस्ट में देखेंगे डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा कम होगा। तो इससे क्या होता है कि इंडियन मार्केट, जो इंडियन प्लेयर्स हैं, उनको कभी भी उनकी सेल्स बढ़ नहीं पाती है, उनका मार्केट कभी भी डेवलप नहीं कर पाता है। तो
अपनी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको बचाने के लिए भी कई बार गवर्नमेंट ये इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाती है या इंपोर्ट पे हिंड्रेंसेस क्रिएट करती है। क्यों? क्योंकि इस तरीके से तो वरना कभी डोमेस्टिक इंडस्ट्री पनप ही नहीं पाएगी, बढ़ ही नहीं पाएगी, क्योंकि जो बहुत डेवलप्ड नेशंस है वो हमेशा एडवांस प्रोडक्ट्स कम कॉस्ट में बेचते रहेंगे और इससे हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान होता रहेगा। तो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी गवर्नमेंट दो वजह से फॉलो करती है। एक तो हो गया पॉलिटिकल एजेंडा होता है, और दूसरा अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। और वो किस तरीके से प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी फॉलो करती है? बाय इम्पोजिंग टैरिफ्स, सब्सिडीज, कोटास, करेंसी मैनिपुलेशन। ये सब चीज़ें क्या हैं ये हम अपकमिंग वीडियो में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि ये 3-4 तरीके हैं जिससे गवर्नमेंट हिंड्रेंसेस क्रिएट करती है प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड में। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, तो इसमें देख लेते हैं कि प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं प्रोटेक्शनिज्म के। तो मैंने आपको बताया कि शॉर्ट टर्म में तो बहुत फ़ायदा रहता है किसी भी इकोनॉमी को। क्यों? क्योंकि कम कॉस्ट पे बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट मिल जाते हैं। बट अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री कभी भी पनप नहीं पाती, कभी भी ग्रो नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि उनके पास हमेशा कंपटीशन में ज़्यादा एडवांस प्रोडक्ट्स कम कॉस्ट पे खड़े रहते हैं। तो इससे लॉन्ग टर्म में एक इकनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है कि उसका जीडीपी कभी भी नहीं बढ़ पाता। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स को कभी भी कोई तवज्जो ही नहीं देता, सब फॉरेन प्रोडक्ट्स को प्रेफर करने लग जाते हैं। तो ये इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं प्रोटेक्शनिज्म के। एक बार देख लेते हैं। इफ़ अ कंट्री इज़ ट्राइंग टू ग्रो स्ट्रॉन्ग इन न्यू इंडस्ट्री, टैरिफ्स विल प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिटर्स। अब कोई नई इंडस्ट्री कोई सेगमेंट आ रहा है मार्केट में, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहते हैं ये मेजर्स। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर एमआरआई ले लेते हैं, ठीक है, या सीटी स्कैन मशीन है इंडिया में, अगर न्यू इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हुई है सीटी स्कैन बनाने के लिए, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? जो इंपोर्ट करने पे सीटी स्कैन के काफ़ी हाई ड्यूटी लगा देगी, ताकि जब ये सीटी स्कैन मशीन इंपोर्ट ड्यूटी लग के इंडिया आए तो उसका कॉस्ट और डोमेस्टिकली प्रोड्यूस सीटी स्कैन मशीन का कॉस्ट ऑलमोस्ट एक एट पार हो, एक जितना ही हो, ताकि लोग इंडियन या डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स को भी प्रेफरेंस दें। सो इस तरीके से ये डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। प्रोटेक्शनिज्म ऑल्सो टेम्परेली क्रिएट जॉब्स फॉर डोमेस्टिक वर्कर्स। द प्रोटेक्शन ऑफ टैरिफ्स, कोटाज और सब्सिडी अलाउज डोमेस्टिक कंपनीज टू हायर लोकली। भाई यहाँ पे अगर इंडस्ट्री सेटअप होगी तो हायरिंग भी तो करेंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी इससे, तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है प्रोटेक्शनिज्म का। द बेनिफिट एंड्स वंस द कंट्री रिटालिएट बाय इरेक्टिंग प्रोटेक्शनिज्म। अब क्या है कि अगर दूसरी कंट्री को पता चल जाए, चाइना को, रशिया को, अमेरिका को, कि इंडिया हर इंडस्ट्री या हर सेगमेंट में प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी फॉलो कर रहा है, तो वहाँ पे वो लोग भी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी फॉलो करने लग जाएंगे। जो प्रोडक्ट्स इंडिया से आते हैं, मतलब जो वहाँ भेजे जाते हैं, उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा हाई कर देंगे, ताकि इंडियन प्रोडक्ट्स उस मार्केट में कम्पीट ना कर पाए। तो ये तो हो गए इसके प्रोज। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। इन द लॉन्ग टर्म द प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी वीकन्स द इंडस्ट्री। विदाउट कॉम्पिटिशन कंपनीज विद इन द इंडस्ट्री डू नॉट नीड टू इनोवेट नहीं करेंगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च नहीं करेंगी, अगर यहाँ के हम उनको प्रोटेक्ट करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि बाहर से प्रोडक्ट आने नहीं देती गवर्नमेंट, ले दे के जो सिटीजन्स हैं वो हमारे प्रोडक्ट को ही प्रेफर करेंगे, तो वो प्रोडक्ट्स कभी भी फॉरेन मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाते। तो प्रोटेक्शनिज्म का एक बहुत बड़ा मेजर ड्रॉबैक ये है। इवेंचुअली द डोमेस्टिक प्रोडक्ट विल डिक्लाइन इन क्वालिटी एंड बी मोर एक्सपेंसिव देन व्हाट फॉरेन कॉम्पिटिटर्स प्रोड्यूस। यही तो हो रहा था 91 से पहले कि इंडियन मार्केट में इनोवेशन ही नहीं था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे ही नहीं खर्च करते थे। क्यों? क्योंकि बाहर से इम्पोर्ट बहुत रिस्ट्रिक्टेड था, जो कस्टमर्स के पास क्या चॉइस रह जाती थी, जो भी ले दे के इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उसी में से लेना है। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो इंडियन प्रोड्यूसर्स थे उनके दिमाग में ये था कि बाहर से प्रोडक्ट आने नहीं देते और हमारे प्रोडक्ट्स को किसी भी फॉरेन प्रोडक्ट से कम्पीट करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो लोग किसी भी प्रोडक्ट में इनोवेशन में पैसा नहीं खर्च करते थे। तो ये लॉन्ग टर्म में बहुत हार्मफुल हो जाता है किसी भी इकोनॉमी के लिए। तो हमने देख लिया है कि प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं। एक लास्ट स्लाइड में मैंने क्लिपिंग डाली है कि प्रोटेक्शनिस्ट और फ्री ट्रेड को डिफ्रेंशिएट। फ्री ट्रेड में देखिए कितना मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और यहाँ प्रोटेक्शनिस्ट में देखिए कि यहाँ पे ये एक
जाल भी बनाया हुआ है और किस तरीके से ये लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं। रेट्स की फाइल लेके गवर्नमेंट का एम्प्लॉय खड़ा है और ये रेगुलेट करेगा ट्रेड को। सो फ्रेंड्स, हमने मेजर एस्पेक्ट्स डिस्कस कर ली हैं फ्री ट्रेड और प्रोटेक्शनिज्म के। आई थिंक बहुत टेक्निकल कॉन्सेप्ट नहीं था, बहुत ही ईजी सा है, आपको समझ आ गया होगा कि क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं फ्री ट्रेड के। फ्री ट्रेड वैसे एक जस्ट थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है और ये इन रियल एग्जिस्ट ही नहीं करता। और प्रोटेक्शनिज्म में लॉन्ग टर्म में क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है एक इकोनॉमी को। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। थैंक यू मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। प्लीज़ घर रहिए, अननेसेसरी बाहर नहीं निकलिए, और निकल रहे हैं तो मास्क पहनना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।